अपने आप मुक्ति दे दे बस। कोमा में असल में क्या होता है इंसान के साथ, भी जानेंगे कि जब मरने वाले की इच्छा जाहिर करने की कैपेसिटी ही नहीं है तब उसे इच्छा मृत्यु को कहते हैं। लेकिन क्या प्यार नहीं था? क्या किसी को अनंत दर्द में जीने के लिए मजबूर करना प्यार है, या फिर उसे शांतिपूर्ण तरीके से विदा करना है? इच्छा मृत्यु यह आज पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। क्या कोई इंसान अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु मांगता है, उसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। और फिर जो इंसान कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे सकता उसके लिए इच्छा मृत्यु फिर कैसे मांगी जाती है और उसे इच्छा मृत्यु क्यों कहा जाता है? सबको माफ करते हुए, उस सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ, ठीक है? ये जो वीडियो आपने देखी, इस वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। जिसने भी इस वीडियो को देखा वह रोने लगा। और जो लड़का हरीश राणा जो नीचे लेटा हुआ है, उसकी आंखें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। शायद वह समझ चुका है कि अब उसका जाने का वक्त आ गया है, लेकिन विडंबना देखिए कि वह कुछ कह नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, लेकिन हाँ देख सकता है, सुन सकता है। जिस लड़के को आपने अभी देखा, जब वह 20 साल का था, यह पढ़ता था, हंसता था, सपने देखता था, हंसी मजाक करता था, मम्मी को छेड़ता था, अचानक एक दिन इसकी आंखें बंद हो गई। और फिर 13 साल बीत गए, न उठा, न बोला, न कभी जागा, लेकिन उसका दिल धड़कता रहा। उसके माँ बाप भाई उसके पास बैठे रहे और इंतजार करते रहे उसे एक पल का, जब शायद वह आंखें खोलकर उनसे कुछ कहेगा। उसने आंखें तो खोली, लेकिन वो पल कभी नहीं आया जब उन्होंने उसकी आवाज सुनी हो। और अब 13 साल बाद उसके माँ बाप ने खुद कोर्ट में जाकर कहा है कि मेरे बेटे को जाने दो, अपने आप मुक्ति दे दे बस। बाकी हम नहीं बोल रहे, आप ठीक करो, मुक्ति दे दे। सोचिए कि माँ बाप पर क्या बीती होगी अपने बेटे के लिए मौत मांगने से पहले। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, एक सवाल है जिसका जवाब आज तक इस देश ने नहीं दिया है। आज हम बात करेंगे कोमा में असल में क्या होता है इंसान के साथ, और हरीश राणा का वह ऐतिहासिक केस जिसने भारत का कानून बदल दिया। और साथ ही ये भी जानेंगे कि जब मरने वाले की इच्छा जाहिर करने की कैपेसिटी ही नहीं है तब उसे इच्छा मृत्यु क्यों कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जिस स्टेज पर हरीश राणा है वो क्या है, कोमा। समझते हैं कोमा आखिर है क्या। कोमा शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है गहरी नींद। लेकिन ये कोई नींद नहीं है। जब किसी इंसान को बहुत गंभीर चोट लगती है, सिर पर या दिमाग पर, या फिर किसी बीमारी की वजह से दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, तो दिमाग खुद को शट डाउन कर लेता है। जैसे आपका फोन कम बैटरी होने पर पावर सेविंग मोड में चला जाता है। यह एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, लेकिन इससे इंसान पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। न हिल सकता है, न बोल सकता है, न किसी को जवाब दे सकता है। पर क्या वो कुछ महसूस करता है? क्या वो सुन सकता है या देख सकता है? असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कोमा की अलग अलग कई स्टेजेस होती हैं, जिसे ग्लासगो कोमा स्केल से डॉक्टर नापते हैं। डॉक्टर्स कोमा को मेजर करते हैं एक टेक्निक जिसका अभी हमने जिक्र किया, GCS। इसमें मरीज को 3 से 15 के बीच में नंबर दिया जाता है और उसी से डिसाइड होता है कि कौन सी स्टेज पर है, इसकी वापस लौटने की कितनी संभावना है। 15 मतलब पूरी तरह से होश में, 3 मतलब सबसे गहरा कोमा, कोई रिस्पॉन्स नहीं और शायद कभी लौटने की भी कोई उम्मीद नहीं। इस स्केल के जरिए डॉक्टर समझते कि मरीज की हालत कितनी गंभीर है। कोमा मुख्यतः 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 माइल्ड कोमा। इस स्थिति में मरीज को दर्द देने पर या तेज आवाज से कभी कभी थोड़ा रिएक्शन आ जाता है, जैसा हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। कोई बड़ी घटना या फिर कोई आवाज सुनकर मरीज रिस्पॉन्स दे देता है। वो आपको देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन जवाब नहीं दे सकता। यह सुनकर डरावना लगता है ना, कि वो सब कुछ सुन रहा है पर कुछ कर नहीं सकता। जो उसके आसपास घटित हो रहा है वो उसको देख रहा है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। दूसरी स्टेज है डीप कोमा, PVS कहते हैं इसे। इसमें मरीज किसी भी तरह की फिजिकल रिस्पॉन्स नहीं देता। आंखें खुल सकती हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। बॉडी खुद से सांस ले सकती है, लेकिन दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक रास्ते पर चलाने वाला दिमाग सो चुका है। तीसरी स्टेज है ब्रेन डेथ,
यह सबसे गंभीर अवस्था, इसमें दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, यहां तक कि सांस भी नहीं आती। मरीज को सांस लेने के लिए मशीनों की सहायता लेनी पड़ती है, वेंटिलेटर पर रखा जाता है। यह तकनीकी रूप से मृत्यु ही है। बस मशीनें इंसान को जिंदा रखती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कोमा में बॉडी के साथ होता क्या है। अगर इंसान इतने सालों तक कोमा में है तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उसके साथ क्या होता है, किस तरह के बदलाव आते हैं और किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं उसके केयर टेकर्स के लिए, उसके परिवार वालों के लिए। पहली प्रॉब्लम है मसल वास्टिंग। जब शरीर हिलता डुलता नहीं तो मसल्स धीरे धीरे सूखने लगती हैं। डॉक्टर्स को रेगुलर फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है ताकि मसल्स पूरी तरह बर्बाद न हो। जैसे हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से मसल्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स को रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है अपनी मसल्स को जिंदा रखने के लिए। लेकिन सालों बाद मरीज का शरीर एक कंकाल जैसा हो जाता है। शरीर सूखता जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है बेड सोर्स। जब इंसान एक ही पोजीशन में लंबे समय तक पड़ा रहता है तो जहां जहां शरीर का वजन पड़ता है वहां स्किन सड़ने लगती है, घाव होने लगते हैं, निशान पड़ जाते हैं और कई बार तो कीड़े भी। इन्हें प्रेशर अल्सर्स या फिर बेड सोर्स कहा जाता है और अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। कई बार ये बदबू भी मारने लगते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन। कोमा में मरीज खा नहीं सकते, उन्हें फीडिंग ट्यूब के जरिए न्यूट्रिशन दिया जाता है, यानी सीधे पेट में पहुंचाया जाता है एक नली के माध्यम से जो उसके मुंह से पेट तक जाती है। और यही फीडिंग ट्यूब हरीश राणा के केस में सबसे बड़ा लीगल सवाल बन गया। क्या फीडिंग ट्यूब निकालना खाना छीनना है या एक मेडिकल ट्रीटमेंट बंद करना है? इसी पर बहस चलती रही, जिसका जवाब हम थोड़ी देर में देने वाले हैं। 2015 में एक ब्रिटिश और बेल्जियन सिटी में यह पाया गया कि कुछ कोमा के मरीज जो बाहर से पूरी तरह बेहोश दिखते हैं वो एक्चुअली सुन और समझ सकते हैं। ब्रेन स्किन्स में एक्टिविटी दिखी जब उनसे बात की गई। एक मरीज ने ब्रेन एक्टिविटी के जरिए अपनी फैमिली को सिग्नल भेजे। उसके ब्रेन रीडिंग से पता लगा कि क्या कहना चाहता है, यानी शायद वो अंदर से जिंदा है, बस बाहर नहीं आ सकता। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां जीवन और मृत्यु के बीच की लाइन में आप खड़े हैं। हरीश राणा एक उजड़ी जिंदगी की कहानी है। हरीश राणा एक 20 साल का लड़का, चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ, इंजीनियर बनना चाहता था, पूरी जिंदगी आगे थी। एक दिन वो अपने पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन की 4थी मंजिल से गिर गया, यानी अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। और यह गिरना कोई साधारण नहीं था, यह मौत नहीं थी, पर यह मौत से भी बदतर साबित हुई। ब्रेन में बहुत सारी इंजरीज आई और हरीश राणा उस दिन के बाद कभी नहीं जागा। 13 साल उसके माँ बाप ने अपने घर बेच दिया, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा होश में आएगा। दिन रात उसके पास रहे, उससे बात की, उसका हाथ थामा, लेकिन हरीश के शरीर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है। हरीश के शरीर में 100% क्वाड्रिपेल्गिया था, यानी चारों अंग पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। बॉडी में बेड सोर्स थे, जगह जगह घाव होने लगे थे, स्किन गलने लगी थी, मसल्स बर्बाद हो चुकी थी और शरीर तो आप देख ही रहे हैं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा। वो फीडिंग ट्यूब पर निर्भर था, खुद कुछ खा नहीं सकता था, लेकिन एक बात थी, वो वेंटिलेटर पर नहीं था। उसके फेफड़े खुद काम करते हैं और यही बात उसके लिए सबसे बड़ी लीगल प्रॉब्लम बन गई। कुछ ने कहा कि इसे हम जिंदा की कैटेगरी में रखना चाहिए, कुछ ने कहा कि इसे कोमा की कैटेगरी में रखना चाहिए। माँ बाप की वो मुश्किल लड़ाई, एक तरफ तो बच्चे का दर्द और दूसरी तरफ कानून की लड़ाई। हरीश के पिता ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, हमारे बेटे को जाने दो, उसे दर्द से मुक्त करो। क्योंकि माँ बाप जानते हैं, वो आपको तब से जानते हैं जब आप बोलना नहीं सीखे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तर्क ये दिया कि हरीश वेंटिलेटर पर नहीं है, वो खुद सांस ले सकता है, इसलिए फीडिंग ट्यूब हटाना एक्टिव एथेंसिया होगा, जो इंडिया में इलीगल है। यानी हाई कोर्ट ने फीडिंग ट्यूब को खाना माना, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं। हरीश के पिता वैसे तो हार ही चुके थे, लेकिन कानून की लड़ाई में उन्होंने हार नहीं मानी। मेरा हौसला टूट गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब वहां हुआ वो जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। 11 मार्च 2026 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो हिंदुस्तान के कानून में पहले कभी नहीं हुआ था वो इस बार हुआ। कोर्ट ने कहा, हरीश राणा एक बार एक ब्राइट यंग स्टूडेंट था जो अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहा था। एक दर्दनाक एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और फिर कोर्ट ने वो रूलिंग दी जिसका इंतजार था। फीडिंग ट्यूब और नासोजेस्ट्रिक ट्यूब ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, सिर्फ खाना नहीं। इन्हें हटाना एक्टिव यूथानसिया नहीं है, यह एक मेडिकल ट्रीटमेंट को रोकना है। जब रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है तो ट्रीटमेंट जारी रखना मरीज के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। कोर्ट ने डायरेक्टेड किया,
हरीश को एम्स के पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट में एडमिट किया जाए। एक मेडिकल बोर्ड की निगरानी में धीरे धीरे और गरिमापूर्ण तरीके से लाइफ सपोर्ट हटाया जाए। यह पहली बार था जब एम्स जैसे मेडिकल में कोई जिंदगी के लिए नहीं आया था, बल्कि कोई मौत लेने आया था। पूरी प्रक्रिया में हरीश को कोई तकलीफ ना हो, डिग्निटी बनाए रखी जाए। और कोर्ट ने हरीश के माँ बाप की तारीफ करते हुए कहा, हिज फैमिली नेवर लेफ्ट हिज साइड, रियल लव इज कैरिंग इन द सैडनेस आवर्स। सबसे बुरे समय में साथ खड़ा होना ही सबसे सच्चा प्यार है। वन कैन ओनली इमेजिन द एगोनी दे हैव अंडरगोज ड्यूरिंग द पीरियड। जिस तकलीफ से गुजरे होंगे वो माँ बाप, ये सिर्फ वही जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अब बात आती है पैसिव वर्सेस एक्टिव यूथानसिया, क्या फर्क है। सबसे जरूरी बात ये समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक्टिव यूथानसिया, इसमें डॉक्टर खुद किसी इंजेक्शन या दवाई से मरीज की जान लेता है। यह इंडिया में बिल्कुल इलीगल है और शायद हमेशा ही रहेगा। पैसिव यूथानसिया, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाता है, वेंटिलेटर हटा दिया जाता है, फीडिंग ट्यूब हटा दी जाती है और शरीर को नेचुरली अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है, जिसे निष्क्रिय मृत्यु कहा जाता है। बस आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडिया में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पैसिव यूथानसिया को फंडामेंटल राइट माना। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में राइट टू डिग्निफाइड डेथ भी शामिल की गई है। गरिमापूर्ण जीवन और गरिमापूर्ण मृत्यु दोनों ही आपका हक है। लेकिन 2018 से लेकर 2026 तक एक भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी। हरीश राणा का केस पहला है। अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक लंबा सफर। यह कहानी शुरू होती है 2011 से। अरुणा शानबाग एक नर्स जिसके साथ 1973 में ब्रूटल असॉल्ट हुआ। चोट इतनी गहरी थी कि वह कोमा में चली गई और 42 साल तक मुंबई के हॉस्पिटल में वेजिटेटिव स्टेट में पड़ी रही। उनकी फैमिली ने पैसिव यूथानसिया की पिटीशन दायर की, क्योंकि परिवार जानता था कि वो कितनी तकलीफ में है। उसको इस तरह से जिंदा रखना कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अरुणा 2015 में निमोनिया से नेचुरली मर गई 66 साल की उम्र में। 42 साल तक वह एक बिस्तर पर लेटी रही। सोचिए उस परिवार की क्या हालत रही होगी, कैसे उसकी देखरेख की होगी। उस केस में बहस जरूर शुरू की। 2018 में कानून भी बना, 2023 में प्रोसेस सिंप्लीफाई हुई और 2026 में हरीश राणा के केस में वो पूरे गैप भर गए जो अभी तक थे। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह उन हजारों फैमिलीज के लिए एक रास्ता था जो अपने प्रियजनों को तकलीफ में देख रहे हैं। वो जानते हैं कि अब ये वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे जाने की इजाजत भी नहीं मिलती है। एक सवाल आपसे, 98% कोमा के मरीज जो पीवीएस में चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, और जो 2% लोग वापस आते हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होती है। हरीश राणा की माँ और पिता ने जो किया वो शायद किसी के लिए भी सबसे मुश्किल डिसीजन था, और जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम उन्होंने जिया भी, उसे बचाने में भी लगा दिया। अपने बच्चे को जाने देना किसी माँ बाप के लिए सबसे भयावह डिसीजन है। लेकिन क्या प्यार नहीं था? क्या किसी को अनंत दर्द में जीने के लिए मजबूर करना प्यार है, या फिर उसे शांतिपूर्ण तरीके से विदा करना? यह एक सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को खुद देना होगा। आप क्या सोचते हैं? और अंत में कि जब हरीश राणा को रिस्पॉन्स देने की स्टेज में नहीं है तो फिर उसकी मृत्यु को इच्छा मृत्यु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वह रिस्पॉन्स देने की स्टेज पर नहीं है तो उसके माँ और बाप जो उसका ख्याल रख रहे हैं वो जानते हैं कि वह किस तरह से उनके सामने रिएक्ट करता है। जब आप चलना बोलना कुछ भी नहीं सीखते हैं तब माँ बाप समझ जाते हैं कि आपको कोई तकलीफ है, आप भूख से रो रहे हैं या किसी और चीज़ से। और माँ बाप के लिए ज़्यादा मुश्किल है। हरीश राणा के लिए शायद इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले ही वह जिंदगी और मौत की उस दहलीज पर खड़ा है जहाँ से इधर या उधर जाना वह भी सोचता ही होगा कि कब तक मैं बीच में खड़ा रहूँगा। हरीश राणा की लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिए गए हैं, एम्स में भर्ती हैं और जल्द ही शायद वो है इस जिंदगी से आज़ाद हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।